वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे विल स्टडी, आज पढ़ेंगे हम लोग 81 क्वेश्चन नंबर। और आज भी रोज की तरह हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पर्यावरण अध्ययन के बारे में। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो आइए जानते हैं क्या दे रखा है। पहला कथन कहाँ कहाँ पे बता रखा है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की तरफ जा रहा है, यात्रा कर रहा है, वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें क्या है, पर्वतों में कौन सी पर्वतों के अंतर्गत आती हैं आपके? विंध्याचल ए, वहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है। बी दे रखा है अरावली। सी दे रखा है आपको पश्चिमी घाट। डी दे रखा है आपको पूर्वी घाट। आइए जानते हैं सी में क्या दे रखा है। तो देखिए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। देखिए पश्चिमी घाट बाएं तरफ, अगर आप मैप को अगर याद करोगे तो क्या रहता है, जब भी आप अहमदाबाद से गुजरात से केरल की तरफ जब जाओगे तो बाएं तरफ क्या रहता है आपका? पश्चिमी घाट रहता है। मैप के दाईं तरफ आपका उत्तरी घाट रहता है, पूर्वी घाट रहता है। और क्या क्या रहता है बीच में? मध्य प्रदेश के आसपास कहाँ क्या रहता है आपका? विंध्याचल रहता है। और ये क्या है आपका? अरावली रेंज जो है थोड़ा सा आपके राजस्थान की तरफ रहता है, ऊपर गुजरात और राजस्थान की तरफ आप कह सकते हैं आप। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में क्या पड़ेगा आपको? केरला के रास्ते में जो पड़ेगा ये जो श्रेणी है आपके गुजरात से लेकर के कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक अंत करती हैं, इनका अंत कहाँ होता है? पश्चिमी घाट केरल तक होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका उत्तर सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दे रखा है। पृथ्वी गोल है, वास्तविक में पृथ्वी पर, एक सेकेंड या वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो आइए जा सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर से नीचे कुछ नहीं होता है और केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत पे अगर हैं, भारत के लोग हैं, तो इसका उल्टी दिशा में कौन सी जगह आएगी? आइए जानते हैं। ग्लोब पे अगर आप ग्लोब की एक तरफ जो है भारत है, भारत में अगर आप हैं, खड़े हुए हैं भारत में, और आप दूसरी ओर देखना चाह रहे हो, तो उसका सापेक्ष उल्टा क्या हो जाएगा आपका? ए दे रखा है आपका अलास्का हो जाएगा। बी दे रखा है लिबिया देश होगा। सी दे रखा है आपका अल्जीरिया। डी होगा आपका अर्जेंटीना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अलास्का हो जाएगा, जो यूएसए में होता है। इसका ठीक उल्टा, जैसे देखिए इसे याद रख सकते हैं आप। यहाँ से यूएस जाने में आपको आपके 24 घंटे लगते हैं, एग्जैक्टली 24 आवर्स में। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यूएस अलास्का जो है हमारे भारत का जस्ट उल्टा प्रतिबिंब है। तो आप कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, जो कि है अलास्का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 83 क्वेश्चन की तरफ। आइए जानते हैं क्या दे रखा है। 83 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। मच्छरों के प्रजनन और प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल मच्छरें प्रजनन के रोकथाम के लिए तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? आइए जानते हैं। ये दे रखा है, एक कथन दे रखा है, तेल ऑक्सीजन के आपूर्ति को काट देता है और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी दे रखा, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है। सी दे रखा, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। डी दे रखा है आपका, मच्छर तेल के प्रदूषण में फंस जाते हैं। तो इसका कथन क्या हो जाएगा बच्चों? प्रजनन, आपको ये ध्यान रखना, रोकथाम मतलब प्रजनन को रोकना है। तो आइए जानते हैं इसमें कथन ऐसा कौन सा है जिसमें प्रजनन रुक सकता है। तो देखिए एक कथन में प्रजनन की बात करी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे कि मच्छर का प्रजनन थम जाता है। सीधी सी बात है। बी कथन में देखिए क्या दे रहा है, तेल द्वारा विकसित किया जाता है, तेल द्वारा मर जाते हैं। मर जाएंगे तो भी आप रोकथाम नहीं कर सकते आप भाई, जो मर जाते हैं वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो जो उनके द्वारा जो उत्पन्न हो रहे हैं वो तो फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे करके ये साइकिल चलती रहेगी। नी दे रखा, मच्छर तेल के परत में फंस जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप में वो रोकथाम मतलब अंडा देना वगैरह, जो भी उनके जो प्रक्रिया होती है उनकी फर्टिलाइजेशन की, वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? प्रजनन थम जाता है पानी के सतह पे अगर तेल गिरता है तो, या तेल छिड़का जाता है तो। 84 नंबर देखिए, चौथे क्वेश्चन आज का। तो चौथे क्वेश्चन के देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी का की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ये जानते हैं कौन सा एक ऐसा है कीट है जो कॉलोनी की भांति एक साथ नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। मतलब तो आइए जानते हैं, अलग अलग रहना, समूह में रहना पसंद नहीं करता है, इंडिविजुअल रहना या अकेले रहना पसंद करता है। तो आइए जानते हैं क्या दे रखा है। ए हो गया आपका ततैया, बर्रा। बी दे रखा है आपका चींटी। सी दे रखा है आपका दीमक। डी दे रखा है आपका मकड़ी। तो ततैया देखिए, बर्रा आप देख सकते हैं, बर्रे एक साथ बहुत सारे रहते हैं। मधुमक्खी छत्ते वगैरह आप एक जगह नहीं रहते, बहुत सारे एक साथ रहते हैं जब भी आप देखेंगे। चींटी वगैरह अगर मीठा वगैरह कहीं भी रख दीजिए तो हमेशा वहाँ पे देखिए स्वीट्स की दुकानों पे अक्सर ऐसा होता है। वहाँ पे क्या होता है अक्सर
आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ एक दो एक जहाँ भी रहेंगे झुंड ही रहेगा। चींटी भी देखिए आप अकेले नहीं देखेंगे, आप इसको हमेशा जहाँ पे भी देंगे इनका ग्रुप ही रहता है पूरा पूरा। दीमक में भी आप देख सकते हैं एक दीमक नहीं लगता है, जहाँ पे भी दीमक वगैरह लगता है आपके वो हो सकता है विंडो में हो, आपके बेड वगैरह में हो, आपके फर्नीचर वगैरह में हो, उसमें भी क्या होता है दीमक क्या होता है हमारा एक साथ लगते हैं एक जगह, एक ही कीट नहीं लगता है, बहुत सारे लगते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डी में देखिए क्या दे रखा है, मकड़ी। मकड़ी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मकड़ी का जाला तो लगता है, लेकिन मकड़ी जो जहाँ पे भी होती है वो अकेली होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, एक साथ जो नहीं रहते हैं वो क्या है हमारा, समूह में जो नहीं प्रकरण करते हैं वो है हमारा मकड़ी। आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन नंबर की और आज के 5वें क्वेश्चन नंबर की। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। आइए जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु के हिसाब से रहते हैं, स्थिति में संबंधित होते हैं। और एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। आइए जानते हैं मकान के लक्षण क्या क्या दिए रखे हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बना होता है। तीसरा दे रखा है आपका, मकान की तीसरी लाइन दे रखी है, लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं तो पानी वगैरह गिरने के लिए। तो आइए जानते हैं, यदि इस गांव में भारी वर्षा हो तो इस गांव की किस राज्य में होना चाहिए। तो इस तरह का देखिए बांस वगैरह जब भी आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बांस का जब भी आएगा, बांस के ऊपर कोई भी चीज़ें अगर बता रखी है कि वहाँ पे घर ऐसे होते हैं, ढालू होते हैं और क्या कहते हैं मकान लकड़ी के बने होते हैं, बांस के होते हैं, तो लगभग क्या ढालू होती हैं और बांसों के खंभे पर बने होते हैं, तो ये इसका उत्तर हमेशा असम होता है। लेकिन कथन में देखिए क्या क्या दे रखा है, असम दे रखा है ए में, बी में उत्तर प्रदेश में ऐसा होता ही नहीं है। से यहाँ पे कपड़ा वगैरह मिट्टी वगैरह का होता है, और राजस्थान वगैरह में भी आपने देखा है बलुई मिट्टी का होता है, और थोड़ा आप कह सकते हैं कि लकड़ी का ही यूज़ होता है वहाँ पे छतों के लिए। और डी आपका दे रखा है, बिहार में भी ऐसा जैसे यूपी का रहता है, मिट्टी का रहता है, उसका डिज़ाइनिंग वगैरह बना करके उस इस तरह होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, असम हो जाएगा। कभी भी बांस अगर आए, अगर आपके दिमाग में बांस या ढालू छत कभी भी आता है तो आप याद रखना है कि असम होता है, इसका उत्तर असम ही होगा इसका उत्तर, लगभग 90%। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 86 नंबर क्वेश्चन नंबर की, आज के 6वें क्वेश्चन की। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ये जानते हैं कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ए दे रखा है मिजोरम, बी दे रखा है आपका मणिपुर, सी दे रखा है आपका अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो कुड़ुक जो है हमारा झारखंड की भाषा है, और मिजोरम में आप देख सकते हैं, आप मिजोरम में भी मिजोरम में हो गया, मणिपुर में हो गया, मणिपुरी बोली जाती है। मिजोरम भी लगभग वहाँ की खुद की भाषा है, वहाँ की लोकल भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में भी अरुणाचली बोली जाती है, असमीज बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। तो इसका इसका जो उत्तर हो जाएगा कुड़ुक जो भाषा बोली जाती है हमारे झारखंड में बोली जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी कथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या दे रखा है, और आज का 7वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। तो आइए जानते हैं। ए दे रखा है भोजन, बी दे रखा है सौरमंडल, सी दे रखा है मौसम, डी दे रखा है आपका ऊर्जा। तो देखिए क्या दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले 2005 एनसीएफ के अनुसार तो जो निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु थीम जो है हमारी पर्यावरण के हिसाब से, वो हो जाएगी हमारी थीम क्या थी, भोजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, भोजन हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना, कभी भी पर्यावरण से रिलेटेड कभी भी आएगा क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी पर्यावरण से अध्ययन से रिलेटेड जो भी होगा क्या होगा, भोजन होगा, सौरमंडल नहीं होगा, मौसम भी नहीं होगा और ऊर्जा भी। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग किस पे ध्यान दिया गया था, भोजन पे ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 88 क्वेश्चन की तरफ, और इसमें और आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु पर आधारित थीम आधारित विषय वस्तु पर आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। आइए जानते हैं कौन सा तर्क सबसे सटीक है। आइए जानते हैं जिसमें किसको कर रहा है, समर्थन कर रहा है, उपागम कौन सा है निम्नलिखित में से विषय वस्तु, पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विषय वस्तु सबसे ज़्यादा समागम है। आइए जानते हैं अपनाने में समर्थन कर रहा है कौन सा कथन। यह पाठ पहला दे रखा है, पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी दे रखा है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि पर आधारित बनाने में मदद करता है। सी दे रखा है आपका, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विचार में सम्मिलित करने में मदद करता है। डी दे रखा है आपका, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है। डी में देखिए क्या दे रखा है, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता
ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। सीधी साधा सकारात्मक पहला दे रखा था, देखिए प्रभावी बनाने में मदद करता है। प्रभावी थोड़ा सा पूरी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते सकारात्मक है। बी में दे रखा है को अधिक रोचक गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। अधिक रोचक को तो रोचक बनाना जरूरी है, लेकिन अपनाने में समय पर्यावरण रोचक बनाने के लिए नहीं किया गया। पर्यावरण का जो अध्ययन कराया जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विषय की वर्ग की सीमाओं को सौम्यता को संपूर्ण से उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इसको ऐड किया गया है, इसको जोड़ा गया है आपकी शिक्षा नीति में और शिक्षा के सिलेबस में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ, और आज का 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में सीखने और सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, आजकल बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं बच्चों की अगर बात करें तो पहलू। और पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? आइए जानते हैं सबसे ज़्यादा कारण क्यों है, कहानियाँ क्यों सुनानी पड़ती हैं, आइए जानते हैं। कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी, कहानियाँ अनेक कह सकते हैं आप, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब अनुभव शामिल होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं सारी की सारी कहानियाँ अनुभवप्रद हों। कहानियाँ अनेक विषय वस्तु को छूती हैं, आप नहीं कह सकते हैं पूर्ण रूप से सारी वस्तु को छूती हों। विषय वस्तु क्षेत्रों को छूती हों। कहानी कक्षा प्रबंधन से सहायता करती है, बिल्कुल सहायता करती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से। कहानी पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। सीधी सी बात है, आप कोई भी कहानी बता रहे हैं, देखिए ये उत्तर हो जाएगा आपका। और कोई भी कहानी बता रहे हो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो आदमी भी सोचता है, बच्चे भी सोचते हैं कि हमारी परिवेश हमारे पर्यावरण से जो जुड़ा हुआ है, तो उनका जो इंटरेस्टिंग जो कंसंट्रेशन है इसके प्रीवियस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप कभी भी अपने क्लास में बच्चों को अपने क्लास में, और जब भी मैं भी पढ़ाता हूँ, तो ये होता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, सब बच्चों में क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स में क्या होता है, जब आप उनके ऊपर उनके रियल लाइफ के ऊपर अगर आप बेस्ड अगर कोई चीज़ अगर उनको समझाते हो, तो पर्यावरण या परिवेश के हिसाब से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन आज के 90 क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या लाता है, ये जानते हैं। पर्यावरण पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या है इसका इंपॉर्टेंस? पहला दे रखा है कथन, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। रट कर सीखने की हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी पूरी तरह से नकारात्मक कथन है। आइए जानते हैं और दो कथन में यहाँ पे क्या दे रखे हैं। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल करके सीखने का होना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है ये उत्तर। चौथा देखिए क्या दे रखा है, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए में दे रखा है 1 और 4, बी में दे रखा है आपका 2 और 3, सी में दे रखा है आपका केवल 3, और डी में दे रखा है 1 2 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा, जो कि है हमारा सिर्फ और सिर्फ जो एकमात्र सकारात्मक उत्तर है। तो आज के दिन काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आपके समक्ष जितने भी मैंने डिटेल्स आपको मैं दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सारी के सारी सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे आपको इंक्लूड कराऊंगा। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, आप क्या कहते हैं, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, जितने भी उनके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, डेली बेसिस में मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी मैं उनको भी इसमें अपने डेली बेसिस में अपने वीडियोज़ में शामिल करूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।